जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। ठीक हो? गर्मी में सर अच्छे हैं। जी बढ़िया बढ़िया। देखिए हम लोग उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्हें मौसम के सारे नज़ारों का मज़ा मिलता है। हमें अच्छे से अच्छी सर्दी भी मिलती है, अच्छे से अच्छी गर्मी भी मिलती है, बरसात भी ठीक ठाक होती है। तो वी आर लिविंग इन ए मतलब कुदरत के जो सारे नज़ारे हैं वो यहाँ हम देखने को मिलते हैं। ठीक है। और एक और सबसे बड़ी अच्छी बात कि कुछ इलाके ऐसे हैं बेचारे जहाँ कभी बाढ़ आ रही है, कभी तूफ़ान आ रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, लेकिन कुदरत की ऐसी महिमा देखिए आप, हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं कि यहाँ अति की ही चीज़ की नहीं है। तो थैंकफुल रहिए भगवान के प्रति कि उसने हमें ऐसे स्थान पे जन्म दिया। जी चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। इन लास्ट क्लास वी फिनिश्ड सेक्शन 354। उसके चारों पार्ट भी हम देख चुके हैं, ए बी सी डी करके। ठीक है ना। और आज इसके बाद की जो धाराएं हैं 355, 356, 57, 58, इनमें से एक सेक्शन 356 है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। बाकी जो 3 धाराएं हैं ये आप सिर्फ देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेशन भी यहाँ नहीं है। बाकी 356 हम देखते हैं। ये कह रहा है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। ठीक है। ये कह रहा है whoever assaults or uses criminal force to any person in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ठीक है भैया। ये कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो या लिए जा रहा हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा की FIR हमें कहाँ देखने को मिलती है अमित? सर जो चेन वगैरह गले से छीन लेते हैं। हाँ चेन स्नैचिंग। चेन स्नैचिंग हो गया, पर्स स्नैचिंग हो गया, किसी का थैला झपट मारी, इसको सही मायने में झपट मारी शुद्ध देसी भाषा में बोलते हैं। ठीक है। तो 356 की FIR वहाँ होती है। क्यों शोभित? लेकिन ये अटेम्प्ट की पोजीशन में होती है ना सर? जी जी जी। यहाँ सफल ना हो पाए। हाँ, और अगर चोरी हो गई तो फिर तो वो हो जाएगी, वो तो 392 हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलिए अब इसका अगला जो अध्याय 16 हम लोग देख रहे हैं, और अध्याय 16 के विभिन्न पार्ट्स हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण पार्ट इसको कहिएगा, ये व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में धाराएं शुरू होती हैं 359 से। ठीक है। तो देखते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण 354 तक सर है। 359 to 374 तक। जी 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 जी। कुल कितनी धाराएं हो जाएंगी भाई? जी 15 सर। जी 15 धाराएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है अध्याय 16 का, और मेंस में भी अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। व्यापरण और अपहरण का अंतर कई बार मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। 16 नहीं होंगी सर? हाँ जी सर 16 नहीं होंगी, 16 टोटल?
74, हाँ बिल्कुल 16 हो जाएंगे। 359 भी तो है इसमें जी। जी। 74 तो उधर से हो गया और 2 इधर से होगी, मतलब 14 तो उधर हो गए और 2 धाराएं इधर होंगी, 16 धाराएं होंगी अमित। जी सर। हम लोग अक्सर सेक्शंस को, जब सेक्शन गिने ना हम, तो एक जोड़ लेना चाहिए उसमें सामान्य अवस्था से इतर, चूँकि वहाँ जो जहाँ से हम जोड़ रहे हैं वो सेक्शन भी उसमें है। वैसे तो हम सामान्यतः 359 में 15 जोड़ेंगे तो 74 आएगा, है ना। इज दैट क्लियर? यस सर। धाराओं की गणना में अक्सर हम यही फॉल्ट करते हैं, हम लोग वैसे सामान्य जोड़ वाले अंक बता देते हैं, जबकि इसमें जो धारा, जिस धारा से हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो इटसेल्फ भी जुड़ी हुई है जी। तो देखते हैं 359 क्या बात करता है। देखिए 359 बात कर रहा है, किडनैपिंग इज ऑफ 2 काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। व्यापरण की 2 किस्म बता रहा है 359। 2 किस्म कैसी? भारत में से व्यापरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि व्यापरण 2 प्रकार का होता है, पहला भारत में से और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से, ठीक है। पहली किस्म जो है इसकी 360 में बताई गई है और दूसरी किस्म 361 में बताई गई है। तो 360 क्या कह रहा है भाई? 360 कह रहा है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ये कह रहा है हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथोराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति को की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से प्रवहन कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापरण करता है, यह कहा जाता है जी। एनु समझ आया 360? कल्पना? जी सर। और 361 बात कर रहा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण। ये कह रहा है हुएवर टेक्स और एंटाइसेस एनी माइनर अंडर 16 years of age if a male or under 18 years of age if a female or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship। ये कह रहा है जो कोई किसी अप्राप्त व्यय को, यदि वह नर है तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, यहाँ नर और नारी में विभेद किया गया है एज के आधार पर, और यहाँ जो नर है वो 16 से कम की आयु का होना चाहिए और जो नारी है वो 18 वर्ष से कम आयु वाली हो, या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को, जो अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, ऐसे अप्राप्त व्यय या विकृत चित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाएगा या बहका ले जाता है, ठीक है, वह ऐसे अप्राप्त व्यय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण करता है, यह कहा जाता है। समझ आया 361 भाई? सर विकृत चित्त की तो कोई भी उम्र हो सकती है? हाँ, उसके लिए कोई एज बार नहीं है। विकृत चित्त की कोई भी उम्र हो सकती है, और जो महिला है वो 18 से कम की होनी चाहिए,
जो पुरुष है वो 16 से कम का होना चाहिए इस धारा के संदर्भ में। ठीक है भाई। और बट सर वहाँ स्पष्टीकरण पे इंडिया है, अगर सर सपोज कोई स्टेट में से लेके जा रहा है, सपोज कोई दिल्ली से लेके जा रहा है यूपी के अंदर, और नहीं, वो वो तो- पर्सन मेजर है, माइनर नहीं, तो वहाँ पे 360 अप्लाई नहीं हो पाएगा सर? ना, ये तो भारत की सीमाओं से परे होना चाहिए ना कुलदीप जी भाई। जी यूपी और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तो सब भारत ही है पूरा। जी जी, वो तो सर विद इन स्टेट्स वो हाँ। ट्रांसफर कर रहा है उस पर्सन को। हाँ, वहाँ ये तो अवस्था जो है साफ साफ लिखा हुआ है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, जी जो भारत की सीमाएं हैं उससे परे ले जाएगा। तब भारत की जी, सीमा के अंदर आप कहीं से कहीं खेलते रहो जी जी। भाई। 360 में तो सर कबूतरबाजी है, जो बाहर भेजते हैं उनको हाँ, वो आ जाएगा। बिल्कुल। ये देखो, कबूतरबाजी वाला मसला तो ये होता है कि वो लोग तो अपनी कंसेंट से जाते हैं भाई। कबूतरबाजी का मसला तो वहीं आता है ना कि भाई मुझे कनाडा भेज दो। नहीं, वैसे ही अगर उनको भेज दे बिना कंसेंट के, हाँ, वो तो फिर कबूतरबाजी नहीं हुई ना। कबूतरबाजी जो शब्द यूज होता है वो उसके लिए होता है कि जहाँ आप स्वेच्छा से जाना चाह रहे हो। एक बार दलेर मेहंदी पे लगा था एक केस कि वो अपने जो इसका पूरा एक बैंड था ना, कि उस बैंड के मेंबर्स के तौर पे वो ले जाता था उनको और वहाँ अपना एडजस्ट कर देता था ले जाके। तो ऐसे आरोप लगे थे। कबूतरबाजी में तो कबूतर खुद चाह रहा है मुझे कि विदेश भेज दो इलीगल तरीके से, विदाउट वीज़ा, मतलब जो भी उनका सिस्टम है भेजने का। ठीक है। कबूतरबाजी मतलब ट्रैफिकिंग? हाँ, वो एक शब्द निकल के आया है, ट्रैफिकिंग भी वहाँ ट्रैफिकिंग नहीं है वो, इमिग्रेशन। हाँ, ट्रैफिकिंग शब्द भी वहाँ था। इमिग्रेशन है, अनलॉफुल है वो। जी जी। ट्रैफिकिंग में तो वो होता है सर, कि ये लोग जैसे फेक इसमें- पासपोर्ट वगैरह, जैसे ये लोग फेक पासपोर्ट वगैरह के थ्रू जाते हैं ना, तो उसको आप बोल सकते हैं कबूतरबाजी। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ जाने वाले की सहमति है कुलदीप। जी 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 जी। और ट्रैफिकिंग में जैसे 360 में यहाँ पे इंडिया है, अगर जब वो स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर करता है कोई ऐसे किसी पर्सन को, तब सर फिर वो तो कहीं पे कवर ही नहीं हो रहा सर फिर। नहीं, वो फिर अलग उसमें आ जाएगा ना, वो आगे पढ़ेंगे जी जी भाई। वो एब्डक्शन जो आगे पढ़ेंगे, अपहरण है ना, जी वो यहाँ आ जाएगा। और आगे फिर ट्रैफिकिंग की भी इसमें धाराएं हैं, इसी पार्ट में है। ठीक है ना, व्यापरण, अपहरण, दासत्व, बलात्सरम, ये पूरा चैप्टर, ये पूरा जो पार्ट है अध्याय 16 का, है ना, ये इसी के विषय में बात कर रहा है। अब इसका स्पष्टीकरण कह रहा है कि द वर्ड्स लॉफुल गार्जियन इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर। ठीक है, और अदर पर्सन। ये कह रहा है कि इस धारा में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्त व्यय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। क्या समझे जी? स्पष्टीकरण कुछ समझ आया शोभित? जी, कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ। जो सर माइनर है या उसका कोई टेक केयर है, जो उसकी विधिपूर्ण कोई न्यस्त किया गया है, जिसको किसी को संरक्षित घोषित किया गया है, उसके संरक्षण से, अगर विधिपूर्ण संरक्षण वो कहलाएगा जिसको या तो कस्टडी दी गई है या नेचुरल कस्टडी है माइनर की। जी।
कल्पना, स्पष्टीकरण समझ में आया आपको? जी सर। देखिए, ये कह रहा है कि इस धारा में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्त व्यय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। ठीक है, तो वैसा व्यक्ति भी विधिपूर्व संरक्षक माना जाएगा। और एक्सेप्शन बताया जा रहा है, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child, or who in good faith believes himself to be entitled to be lawful custody of such child, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. अपवाद क्या कह रहा है इसका? अपवाद कह रहा है कि इस धारा का विस्तार ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है। ठीक है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजनों के लिए न किया जाए। ये क्या अपवाद किस स्थिति में जा रहा है भाई? भाई कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड है और उसका कोई व्यक्ति है जो ये विश्वास करता है सद्भावपूर्वक कि वह उस अधर्मज शिशु का पिता है, और उसने ऐसे बच्चे को जो है मतलब कि हटा दिया वहाँ से। कहाँ से? मान लीजिए माता के पास था उसकी, और वहाँ से उसने हटा दिया, तो वो अपवादित अवस्था है। वैसी अवस्था में 361 वाला जो परिभाषा है वो एक्टिव नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात है कि साबित करने का भार किस पे होगा? एनू एक्यूज पे होगा। कहाँ से होगा? 105 एविडेंस एक्ट से। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जहां आपसे ऐसी बात पूछी जाए और मुख्य परीक्षा में आप 105 एविडेंस एक्ट का हवाला देते हुए अपना जवाब लिखें तो आपका जवाब और सुंदर हो जाता है। आप बताइए कि 105 किसी भी अपवाद के लिए 105 के अध्याधीन रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कहता है कि मेरा मामला अपवाद में जा रहा है तो 105 एविडेंस एक्ट के माध्यम से उस व्यक्ति को ही ये साबित करना होगा बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट कि उसका मामला अपवादों के अध्याधीन है। इज़ दैट क्लियर भाई? जी यस सर। अगली जो सेक्शन है वो है 362 एबडक्शन। ठीक है, वैसे सामान्यतः हम लोग किडनैपिंग को ही अपहरण बोलते हैं, हिंदी भाषा में वैसे बोलते हैं ना, किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। लेकिन यहाँ जब हम लीगली पढ़ते हैं तो अपहरण का जो इंग्लिश वर्ड है वो एबडक्शन है। क्यों कल्पना? जी सर। तो एबडक्शन क्या कहता है? ये कह रहा है हुएवर बाय फोर्स, compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। ये सवाल भी प्रीलिम्स में पूछा गया था एक बार कि भाई किन तरीक़ों से abduct किया जा सकता है। तो कितने तरीके हैं? जी, 2 तरीके हैं। या तो आप फोर्सफुली किसी को कंपेल करेंगे। फोर्सफुली कैसे? आपने उठाया, गाड़ी में पटका लेके चल दिए। और दूसरा, या फिर आप किसी डिसीटफुल मीन्स से उसे इंड्यूस करेंगे। फ़ोन पे बताएंगे आपके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, आप वहाँ फला सिटी हॉस्पिटल में पहुँच जाओ। तो ये क्या हुआ? ये डिसीटफुल मीन्स हुआ। आपने स्थान परिवर्तन करा दिया उस व्यक्ति का। या तो आप फोर्सफुली करेंगे ऐसा, और या फिर आप कैसे करेंगे? डिसीटफुली करेंगे अपहरण।
हिंदी वर्जन कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है। क्यों अमित? जी सर। क्लियर है? यस सर। और एब्डक्शन की एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो एब्डक्शन है ये अपने आप में कोई अपराध नहीं है। क्या समझे? यदि और जब तक आगे आने वाली धाराओं के उद्देश्य से ना किया गया हो। क्यों कुलदीप? जी जी सर। जी सर। और ये जो हमने किडनैपिंग पढ़ा है ये कैसा अपराध है? अपने आप में अपराध है सर। अपने आप में अपराध है और ये कठोर दायित्व वाला अपराध है। कठोर दायित्व वाले अपराध कैसे होते हैं? जी एनु। सर दुराशय के बिना वाले यस यस यस, यहाँ दुराशय की भी आवश्यकता नहीं है अमित। मैपिंग में मेंस रिया के बिना भी हो जाता है ना। हाँ, मेंस रिया आवश्यक नहीं है। नहीं है। विधिपूर्ण संरक्षकता में से अगर आपने मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अक्सर समझाता हूँ जब मैं ये धारा पढ़ते हैं हम, तो मान लीजिए आपने किसी का, आपके पड़ोस का कोई छोटा मोटा प्यारा गोलू मोलू सा बच्चा है, आपने उसे गोद में उठाया और गोद में उठा के आप मेला घुमाने उसे ले गए और आपने अनुमति नहीं ली, जो विधिपूर्ण संरक्षकता में जिसकी वो है, मेरे माँ बाप है या जो भी है, वहाँ से आप उसे ले गए, आप गुड फेथ में ले गए हैं, बिल्कुल आपका कोई दुराशय नहीं है। लेकिन यदि उसके माँ बाप ने कोई FIR कर दी, अज्ञात में ही होगी कि अज्ञात व्यक्ति ले गया हमारे बालक को, तो वैसी अवस्था में आपकी जो गुड फेथनेस है उसको कानून नहीं देखेगा। ये वो मानेगा कि आपने जो है विधिपूर्ण संरक्षकता में से बच्चे को हटाया है, क्योंकि ये कठोर दायित्व का अपराध है। ठीक है, समझ आया? सर जैसे कि वो एग्जांपल यहाँ पे फिट तो नहीं बैठता। जैसे कि सपोज कोई नेबर है, उसने कोई कुत्ता रखा हुआ है, उसको वो बहुत मारता है, तो या उसको सही कंडीशन में नहीं रखता, तो हम उसको उसकी गार्जियनशिप में से लेकर आ जाते हैं उसको बिना बताए, तो हम कोई ऑफेंस कमिट करते होंगे किसी सेक्शन में। लेकिन अगर यही सेम अगर बच्चे के साथ हो कि बच्चे को कोई सही नहीं रखता है, उसको मरने वाली कंडीशन में रखता है, तब हम उसको लॉफुल गार्जियनशिप में से अगर निकाल के ला रहे हैं, तब क्या किडनैपिंग लगेगा सर हमारे ऊपर? देखिए गार्जियनशिप मतलब वो इन द आई ऑफ लॉ गार्जियनशिप होनी चाहिए। वो मिसयूज कर रहा है गार्जियनशिप को, या वो कोई उसको और प्रॉब्लम क्रिएट कर। देखिए यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जो है, जो लीगल मशीनरी है ना, उसको स्टार्ट कीजिए। आप उसकी रिपोर्ट कीजिए कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे के साथ क्रूरता हो रही है इस परिवार में, है ना। जी, बाल कल्याण समिति वगैरह जिला स्तर पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं। एक सरकारी संस्था है जिसको वो लोग ऐसे मामलों को डील करते हैं। तो हमें मतलब कुल मिला के हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना है भाई। अगर हम वहाँ से इसको हटा रहे हैं तो फिर हटा रहे हैं, वो उसका दोष तो बाद में देखा जाएगा, पहले आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल सर, बेशक से आपका राइट सही हो, मतलब हाँ, जो आपका एक्ट है वो सही हो, बिल्कुल, लेकिन आप कर गलत रहे हैं। हाँ, आप लीगली मतलब कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई बच्चे के साथ कोई दुराचार हो रहा है, क्रूरता हो रही है ना, उसको सही से फीडअप नहीं कराया जा रहा, अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो इसके लिए आपके पास लीगल एक्शन लेने का राइट है। आप प्रॉपर अथॉरिटीज़ को सूचित कीजिए इसके बारे में। जी जी, थैंक यू। ठीक है ना जी। 363 बात करता है भाई पनिशिंग फॉर किडनैपिंग।
ये कह रहा है whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 363 में जो है कितना है, 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जा सकता है। यानी कि आपको सादा कारावास भी ऑनरेबल कोर्ट दे सकते हैं और सश्रम कारावास भी दे सकते हैं और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और जुर्माने की राशि यहाँ अभिव्यक्त नहीं है, और जहाँ जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं होती है तो वहाँ सेक्शन कौन से वाला, फिरोज खान, कौन सा सेक्शन आता है एक्शन में? 63। वेरी गुड। 63। पिछली बार आपने गलती की थी तो इस बार ध्यान होगा ना आपके? जी सर। हाँ, अक्सर जो गलती वाले सेक्शन हम कहीं भी कर देते हैं ना तो उन्हें आगे याद रखते हैं हम कि भाई ये हमसे गलत हुआ था, और आगे उसको फिर जब भी हमें मौका मिलता है, ठीक है। जी सर। स्टेट अमेंडमेंट भी एक है। स्टेट अमेंडमेंट हमारे यहाँ क्या है, ऑफेंस अंडर सेक्शन 363 आईपीसी इज नॉन बेलेबल वाइड उत्तर प्रदेश एक्ट 1 of 1984 सेक्शन 12 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/1984। तो हमारे यहाँ ये 363 जो है अजमानतीय है, उत्तर प्रदेश का अमेंडमेंट है। इज दैट क्लियर? कई जगह देखिए, ये जो आईपीसी, सीआरपीसी, ये वैसे तो सेंट्रल एक्ट हैं, लेकिन इनमें स्टेट भी अपने अनुसार कहीं ना कहीं अगर अमेंडमेंट की आवश्यकता महसूस करते हैं तो स्टेट भी अमेंडमेंट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अमेंडमेंट्स कब प्रभावी होते हैं भाई? इनके लिए जो है हमें किसकी कंसेंट चाहिए होती है? राज्यपाल या राष्ट्रपति सर? देखिए, चूंकि ये सेंट्रल एक्ट है तो सेंट्रल एक्ट में अमेंडमेंट जब भी करेंगे तो हमें राष्ट्रपति महोदय से अनुमोदन लेना पड़ेगा। स्टेट एक्ट जो हैं उनके लिए राज्यपाल महोदय जो हैं वो ऑथोराइज्ड हैं। तो जो भी हमें केंद्रीय कानूनों में अगर कोई स्टेट अमेंडमेंट करता है तो वहाँ पत्रावली जो है राष्ट्रपति महोदय के पास इनको भेजनी पड़ती है, ठीक है। जब 354 में ABCD नहीं जुड़े हुए थे तो 354 के जो मामले थे उनमें 2 साल तक की सज़ा थी और वो जमानतीय थे। लेकिन MP ने उसमें अमेंडमेंट किया हुआ था, मध्य प्रदेश ने उसमें अमेंडमेंट किया हुआ था, उसने वो गैर जमानतीय घोषित किया हुआ था और सज़ा भी उसने बढ़ा रखी थी अपने यहाँ, ठीक है। अब 363A देख लीजिए। 363A जो है इंट्रोड्यूस हुआ कब से? 15/1/60 से जो है ये प्रभावी हुआ, और ये कहा गया इसमें कि किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ बेगिंग। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चा चोर गिरोह होते हैं वो बच्चों को चुरा के उनको भीख मांगने के प्रयोजनों से क्या करते हैं, अपहरण व्यपहरण करके विकलांगीकरण करते हैं। मतलब व्यपहरण किया और फिर उनका किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी की आँख फोड़ दी, और उनका पर्पज़ क्या होता है कि ये जितना गंभीर अवस्था में होंगे उतने लोग दया करके इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा भीख देंगे। तो ऐसे मामलों में 363A एक्शन में आती है। ये कह रहा है whoever kidnaps any minor or not being the lawful guardian of a minor obtains the custody of the minor in order that such minor may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यहाँ सज़ा जो है वो 10 वर्ष तक की 363 में हो गई।
363 जो सामान्य है उसमें 7 वर्ष तक की सज़ा है। और यदि यहाँ भीख मांगने के प्रयोजनों से उन्हें नियोजित या प्रयुक्त करने के उद्देश्य से कोई क्या करेगा, व्यापरण करेगा या उनका विकलांगीकरण करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। जी। सेकंड कह रहा है इसका, whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with imprisonment for life and also be liable to fine। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि जो कोई किसी अप्राप्त व्यय को विकलांग इसलिए करेगा या ऐसा अप्राप्त व्यय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए तो यहाँ सज़ा आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। यदि उसने विकलांगीकरण कर दिया तो व्यापरण अगर करेगा उस उद्देश्य से तो सज़ा 10 वर्ष, और यदि विकलांगीकरण उसका करेगा तो फिर सज़ा बढ़ जाएगी। सज़ा कितनी हो जाएगी? LI। फिरोज, क्लियर है भाई? जी सर। अब अगली बात कर रहा है नंबर 3 जो पार्ट है इसका, वो कह रहा है वेयर एनी पर्सन नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ ए माइनर employs or uses such minor for the purposes of begging, it shall be punished unless the contrary is proved, that he kidnapped or otherwise obtained the custody of that minor in order that the minor might be employed or used for the purpose of begging। ये कह रहा कि जहाँ की कोई व्यक्ति जो अप्राप्त व्यय का विधि पूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्त व्यय को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उस उद्देश्य से उस अप्राप्त व्यय का व्यापरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह अप्राप्त व्यय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। तो जो नंबर 3 है इसका, ये क्या कर रहा है? ये प्रिजम्पशन बता रहा है। ठीक है, न्यायालय ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि भाई इस व्यक्ति को क्या किया गया था, इसी उद्देश्य से, भीख मांगने के उद्देश्य से, यदि और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि ये एक विखंडनीय प्रिजम्पशन है, इसका खंडन किया जा सकता है। सामने वाली जिसके विरुद्ध ये प्रिजम्पशन खड़ी है तो वो उसको रिबट कर सकता है, वो साबित कर दे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो कोर्ट उसकी बात मानेगा। और जब तक वो ऐसा साबित नहीं करता है तो कोर्ट उसके खिलाफ एक प्रिजम्पशन लेके बैठ जाएगा कि आपने इसको जो है इन्हीं उद्देश्यों के लिए व्यापरण इसका किया था आपने, जो यहाँ उद्देश्य, इसमें क्या उद्देश्य हैं? भीख मांगने के प्रयोजनों से के लिए नियोजित या प्रयुक्त करना। क्लियर है कल्पना? जी सर। जी। अब इसका जो चौथा पार्ट है वो फोर्थ पार्ट कह रहा है कि बेगिंग क्या होती है, भीख मांगने से क्या अभिप्रेत है, कौन कौन सी बातें भीख मांगने में आएंगी, वो ये बता रहा है। तो ये कह रहा है द बेगिंग मीन्स soliciting or receiving alms in the public place। ठीक है, whether under the pretense of singing, dancing, fortune telling, performing tricks or selling articles or otherwise। ये कह रहा है कि लोक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति, चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, कर्तव्य दिखाने या चीज़ें बेचने के बहाने अथवा अन्यथा करना। आपने देखा होगा कि रेल के अंदर कई बार प्लेटफार्म के पास आपके ये होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, इनके पास आपको बहुत छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे। कोई पेन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या कहीं कोई नाच गा के, ट्रेन में देखा होगा वो पत्थर वत्थर बजा के वो बच्चे छोटे छोटे जो है वो पैसा कमाते हैं। तो ये सारे पर्पज़ यहाँ इसमें बताए हैं, ये सब भीख मांगने के ही एक तरीके हैं अलग अलग। मतलब ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली वो आपके आगे सिंपली हाथ पसारे तभी आप उसे भीख मांगना कहोगे। उन्होंने यहाँ बता दिया है
कि यहाँ नाचना हुआ, गाना हुआ, भाग्य बताना हुआ, कर्तव्य दिखाना हुआ, चीज़ें बेचने के बहाने या अन्यथा करना। इज दैट क्लियर? सेकंड कह रहा है एंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रीमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग एंड्स। ठीक है, ये कह रहा है भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना। तो यदि ऐसे उद्देश्य के लिए भिक्षा प्राप्ति करने के लिए किसी प्राइवेट परिसर में घुस रहे हैं तो भी भीख मांगना ही माना जाएगा उसको। द थर्ड वन कह रहा है एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग एंड्स एनी सोर वाउंड इंजरी डिफॉर्मिटी और डिजीज वेदर ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन और ऑफ एन एनिमल। ये कह रहा है कि भिक्षा अभिप्रात या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव जंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता, रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना। क्या समझे? कई लोग दया की भावना जागृत करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं ना कि भाई देखो ये इसकी ये हालत है, इसको ये रोग है, ये परेशान है, इसकी हेल्प कर दीजिए। तो ये यहाँ वो भी भीख मांगने के ही तुल्य माना जाएगा। इज दैट क्लियर? और द फोर्थ वन इज सेइंग दैट यूजिंग अ माइनर एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पस ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग एम्स, और भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से अप्राप्त व्यय का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना। कई बार देखा होगा कि बच्चे को लेके कहते हैं जी ये भूखा है, इसके लिए कुछ दूध के पैसे दे दीजिए, या कुछ ये परेशान है ना, कुछ भी, मतलब कि व्हाट्सएवर कुछ भी हो सकता है। तो ये सब इस धारा में भीख मांगने के अंतर्गत ही पढ़े जाएंगे। ठीक है कुलदीप जी, क्लियर है? और इसका पार्ट बी कह रहा है माइनर मीन्स इन द केस ऑफ मेल अ पर्सन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, ये पीछे भी पढ़ा है हमने, और इन द केस ऑफ फीमेल अ पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। यदि नर है तो 16 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, और यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए। अप्राप्त व्यय पीछे भी हम पढ़ के आए हैं, यही दोनों बातें बताई हैं वहाँ अप्राप्त व्यय के विषय में जी। इज दैट क्लियर? जी सर। अब सेक्शन 364 देखते हैं। 364 कह रहा है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। ये कह रहा है हुएवर किडनैप्स और एब्डक्ट्स एनी पर्सन इन ऑर्डर दैट सच पर्सन मे बी मर्डर्ड और मे बी सो डिस्पोज ऑफ एज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर्ड shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 364 कह रहा है हत्या करने के लिए व्यापरण या अपहरण। ये कह रहा है जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्यनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट ओके? अभी हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी कि जो व्यापरण है, ठीक है, सॉरी, जो अपहरण है, एब्डक्शन जिसको बोलते हैं, एब्डक्शन अपने आप में कोई अपराध नहीं है अमित। तो इसको आप अगर समझाना पड़े आपको, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि बताइए ये जो बात है अपहरण अपने आप में कोई अपराध नहीं है, ये कहाँ तक सही है और ये क्यों सही है? जी सर, अगर अपहरण में जब तक सही नहीं है जब तक अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर उद्देश्य हो जाता है तो उसके आगे की सेक्शन में वो उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो विदाउट ऑब्जेक्ट वो कोई क्राइम नहीं है। कोई एग्जांपल दे के बताएं।
जी कुलदीप जी। अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को ये कह करके कि भाई आपको मेरे साथ में वहाँ चलना है, हॉस्पिटल चलना है, और वो सही में ही अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो ठीक है, और अगर वो ऐसा उसको बहला फुसला के लेके जा रहा है तो क्राइम हो जाएगा। किसी और उद्देश्य के लिए लेके जा रहा है। बिल्कुल भाई। आप एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊं मैं आपको कि आप 4 मित्र हैं, आपका 5वां मित्र है, आपने 5वें मित्र को कहा कि भाई चलो हम फिल्म देखने चलते हैं। 5वां मित्र ने कुछ अनमना सा मतलब कि फिल्म देखने के विषय में उसका जो विचार था वो आपके विचार से सहमत नहीं था, है ना। और आपने 4 दोस्तों ने क्या किया कि भाई इसे उठा के गाड़ी में पटक लो और चल के फिल्म देखेंगे। तो यहाँ आपका उद्देश्य उसे कोई हार्म करने का नहीं है, कोई नुकसान पहुँचाने का नहीं है, और आपका वो मित्र है वो बालिग है, ठीक है ना। अगर पुरुष है तो वो 16 वर्ष से अधिक है, और महिला है तो वो 18 वर्ष से अधिक है। तो या फिर आपने उसको डिसीटफुल तरीके से बुला लिया कहीं पे सरप्राइज़ देने के तरीके, मतलब कुछ मान लीजिए आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आपने उसे फ़ोन किया, गलत इन्फॉर्मेशन दे के प्रवंचनापूर्ण तरीके से आपने उस स्थान पे बुला लिया जहां आप उसे बुलाना चाह रहे हैं। तो वहां आपका उद्देश्य क्या है? केवल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का है, उसको सरप्राइज़ देने का है। तो ऐसी अवस्था में आपके वो जो तत्व बताए गए हैं यहाँ एब्डक्शन में, वो तत्व तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मेलाफाइड नहीं है, वो बोनाफाइड है। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जो किया गया अपहरण है उसका, वो अपने आप में कोई अपराध नहीं है। क्यों कुलदीप जी? जी बिल्कुल सही सर, है ना। तो इसी प्रकार इसको समझें। अब हमने यहाँ सेक्शन 364 पढ़ा, तो जब आप जो है 64 के श्रेणी में आ जाओगे, मान लीजिए आपने उसका जो उद्देश्य, आपने जो उसका अपहरण किया वो यदि हत्या करने के उद्देश्य से किया, तब वो आपका जो कृत्य है वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। 364 के 2 इलिस्ट्रेशन हैं, इनको समझ लीजिए। ये कह रहा, ए किडनैप्स जेड फ्रॉम इंडिया इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट जेड मे बी sacrificed to an idol, A has committed the offence defined in this section। ये कह रहा है कि कै इस आशय से जी, कै इस आशय से या यह संभावित जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर यह की बलि चढ़ाई जाए, भारत में से यह का व्यापरण करता है, कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। तो भारत में से कर रहा है, तो भारत में से क्या हो जाएगा? किडनैप हो जाएगा, ठीक है भाई। भारत में से जो व्यापरण, वैसे संरक्षकता में से हटाने के लिए तो एज है, या वो अगर चित्त विकृत है तो उसके लिए कोई एज नहीं है। लेकिन यदि भारत में से किसी को ले जाया जा रहा है तो वहाँ किसी भी एज का व्यक्ति हो सकता है। क्यों कुलदीप? बिल्कुल सर, है ना। भारत में से ले जाने वाली जो अवस्था आपने पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है? धारा 360 में पढ़ी है। तो धारा 360 में कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि उस व्यक्ति को भारत की सीमाओं से परे आपने प्रमाणित कर दिया। जब तक धारा 370 नहीं हटी थी, जम्मू कश्मीर में भी यदि आप ले जाते तो आप पे ये धारा लग जाती। इज दैट ओके? क्यों? जी। अब आपकी आवाज, हाँ जी, आवाज़ ब्रेक हो रही है। सभी को ब्रेक हो रही है कि एनू को ब्रेक हो रही है भाई? जी, अब कैसा है?
हेलो, अब आवाज़ आ रही है भाई? सर माइक ऑफ है। ओह सॉरी जी। नाउ व्हाट इज द पोजीशन? सर क्लियर आवाज? जी ठीक है सर। अब इसका जो इलिस्ट्रेशन बी है 364 का, ये कह रहा है ए फोर्सिबली कैरीज और एंटाइसेस बी अवे फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर्ड, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ये कह रहा कि ख को उसके गृह से क इसलिए बलपूर्वक या बहका कर, दो अवस्थाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना, या तो बलपूर्वक या बहका कर, ये दोनों अवस्थाएं पूछी जाती हैं कि कौन क्या तरीके हैं। तो या तो आप किसी को बलपूर्वक ले जाएंगे या बहका कर ले जाएंगे कि ख की हत्या की जाए, क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। इज दैट ओके? अब अगला जो सेक्शन है वो 364A है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत से मामले इसके आते हैं। ये कह रहा है किडनैपिंग फॉर रैंसम एट्सेट्रा, फिरौती आदि के लिए व्यापारण करना। ये कह रहा है वोएवर किडनैप्स और एबडक्ट्स, दोनों बातें आती हैं, या तो किडनैप करेगा या कोई एबडक्ट करेगा, ठीक। एनी पर्सन और कीप्स अ पर्सन in detention after such kidnapping of abduction and threatens to cause death or hurt to such person or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt or causes hurt or death to such person in order to compel the government or any foreign state or international intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom shall be punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो 364A जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है आईपीसी का, जिसमें फिरौती आदि के लिए व्यापरण आदि किया जाता है, ठीक है। क्या है, जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यापरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपैती कारित करने की धमकी देगा, ठीक है, या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसकी उपैती की जा सकती है, या ऐसे व्यक्ति को उपैती या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार को, ठीक है, और सरकार के साथ साथ इसमें 95 के बाद जो है एक अमेंडमेंट हुआ है, उसमें किसी विदेशी राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति, ये इन शब्दों का समावेश किया गया है, इनको भी जोड़ा गया है, को किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। तो ये 364A बात कर रहा है। ये फिरौती आदि के लिए आप लोग सुनते होंगे कि भाई किसी का अपहरण कर लिया, व्यापरण कर लिया, फिर जो है रैंसम कॉल आती है कि आप इतने रुपए लेके वहाँ काली घाटी काली पहाड़ी के पीछे पहुँच जाइए, और नहीं तो जो है डैश 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 डैश, तो ऐसे रैंसम कॉल आते हैं। तो हालांकि अब फ़िलहाल में ये मामले कम देखने को मिलते हैं। एक ज़माना था जब यूपी बिहार जो है वो फैक्ट्री बन गया था अपहरण व्यापरण का, रोज़ाना ही अखबारों में अपहरण और व्यापरण के किस्से होते थे। अभी जो ये संजीव जीवा का जो मर्डर हुआ है, इस व्यक्ति ने क्या किया था, ये जिस डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था, इसने पहला शिकार उसे ही बनाया था अपना। डॉक्टर साहब थे, उन डॉक्टर साहब का ही जो है अपहरण कर लिया था रैंसम लेने के लिए। 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी उस टाइम।
लगभग 95-96 की बात हम करें तो 2 करोड़ रुपए आज भी बहुत, माइक ऑफ हो गया। 2 करोड़ रुपए आज भी बहुत बड़ी चीज़ है, और आज से 25, 26, 27 साल पहले तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब बहुत हैवी अमाउंट थी उस टाइम की। तो 364A तक आज की क्लास में हमने कवर किया, और आगे की क्लास के लिए हम कल मिलते हैं। सभी को गुड नाइट, शब्बा खैर। सर इसमें एक क्वेरी है, हाँ। थोड़ा सा कि जो इंटरनेशनल उसके लिए आया है, इसमें क्या जो कोई अगर ऐसा प्लेन हाईजैक करता है या कोई विदेशी व्यक्ति को भी बिल्कुल किडनैप या एब्डक्शन करता है, हाँ, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा? हाँ, तभी तो ये इंट्रोडक्शन की आवश्यकता तभी तो बड़ी। 1995 के आसपास क्या हुआ था कि कुछ वो थे अंग्रेज पर्यटक थे, उनको उठा के ही सहारनपुर में ही रखा हुआ था। खाता खेड़ी नाम की एक जगह है सहारनपुर में, तो वहाँ उसमें एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे ध्रुवलाल यादव, और मुलायम सिंह की सरकार होती थी भाई। और ध्रुवलाल यादव जो है वो साहिबाबाद थाना के कोतवाल थे उस टाइम, और ये मान के चलिए कि ध्रुवलाल यादव की तूती बोलती थी। ध्रुवलाल यादव के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुलायम सिंह जी की मौसी के लड़के थे, तो उनकी हैसियत ऐसी थी कि जो गाजियाबाद एसएसपी थे वो भी यादव जी से सलाह लेते थे। तो ध्रुवलाल यादव जी के यहाँ से साहिबाबाद से कोई अपहरण हुआ, कुछ अंग्रेज मतलब कि ब्रिटिश सिटीजन का, और उनको उठा के उनकी लोकेशन आई सहारनपुर खाता खेड़ी में कि भाई वहाँ रखे हुए हैं, और उनसे रैंसम मांगा गया, मोटी रकम मांगी गई। तब ध्रुवलाल यादव ने क्या किया कि वहाँ से वो टीम लेके चले, और टीम लेके एसएसपी सहारनपुर को भी सुबह सुबह जगाया कि हमें अभी रेड करना है। एसएसपी सहारनपुर भी ध्रुवलाल यादव को नहीं रोक पाए, चूँकि उनकी जैक जो है वो बहुत तकड़ी थी। आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के मौसी का लड़का होना या उनका कोई भी रिलेशन होना, मतलब ऐसा सुना जाता है। और वहाँ उन्होंने अल सुबह रेड डाली। उस रेड में क्या हुआ कि खुद ध्रुवलाल यादव और उसके एक साथी, बड़े इनके राइट हैंडेडली कांस्टेबल थे, वो दोनों शहीद हो गए थे यहाँ। मतलब कि एक्चुअल एनकाउंटर हुआ था, तो उस एनकाउंटर में वो ब्रिटिश नागरिक तो छुटा लिए गए थे, लेकिन ध्रुवलाल यादव जी और उनके साथ एक कांस्टेबल थे, वो दोनों यही मौके पे शहीद हो गए थे। तो तभी ये इस तरह के मामले आए। तो जब देखो कानून की आवश्यकता हमें तो में कब महसूस होती है, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो इंटरनेशनली भी किसी को जो है रैंसम मांगी जा सकती है, तब भी 364A ही एक्शन में आएगा आफ्टर अमेंडमेंट। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सर। ओके, नमस्कार।